अबाउट ब्लड कोगुलेशन। आज हम लोग ब्लड कोगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि जब हमारी बॉडी में कट लग जाता है तो अपने आप ब्लड जो है वो बहना बंद क्यों हो जाता है। ठीक है, इसी के बारे में हम लोग आज जानेंगे। चलिए ब्लड कोगुलेशन का सबसे पहले मतलब समझते हैं कि ब्लड और कोगुलेशन क्या है, इसका मतलब समझते हैं। तो ब्लड क्या है सबसे पहले ये समझेंगे हम। तो ब्लड इज अ वस्कुलर टिश्यू। ब्लड क्या है? ब्लड एक वस्कुलर टिश्यू है which is circulated inside our body from one part to another part till life is existing। यानी कि जब तक लाइफ है तब तक हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरे जगह सर्कुलेट होती है और ये वस्कुलर टिश्यू से बना होता है। एक स्पेशल टिश्यू है, जो कनेक्टिव टिश्यू है, उसमें भी कौन सा वस्कुलर टिश्यू जो है उससे ये बना हुआ होता है। एंड इट इज कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, प्लाज्मा, ठीक है, प्लेटलेट्स। तो इस ब्लड के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्लाज्मा प्रेजेंट होगा और प्लेटलेट्स प्रेजेंट, राइट। तो ये ब्लड है, ब्लड हो गया। कोगुलेशन क्या होता है? टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। यानी कि जब हमारी बॉडी में कट लगता है, कहीं पे कट जाता है, किसी भी कारण से कोई ट्रॉमा हो जाता है, तो क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी का जो फंक्शन है कि ब्लड कोगुलेशन करने की कैपेसिटी अगर नहीं रहेगी तो क्या होगा कि हमारी बॉडी से पूरा का पूरा ब्लड बाहर आ जाएगा और ऐसे कंडीशन में हमारी डेथ भी हो सकती है। तो दैट्स व्हाई फॉर प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ज्यादा ब्लड हमारी बॉडी से ना बाहर जाए, इसके लिए कोगुलेशन होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो यानी कि खून का जम जाना ये कहलाता है ब्लड कोगुलेशन, व्हिच प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। जो ज्यादा ब्लड का लॉस ना हो उसे बचाए ब्लड लॉस होने से, दैट इज द कोगुलेशन। दिस आर द ब्लड कोगुलेशन। ब्लड कोगुलेशन इज अ कनेक्टिव वस्कुलर टिश्यू which circulate from in our body from one part to another part till life is existing, and it is a connective tissue, special connective tissue which is consist of matrix, plasma and platelets। and the coagulation या क्लॉटिंग टर्म भी इसको इस्तेमाल करते हैं, ब्लड क्लॉटिंग बोलते हैं या ब्लड कोगुलेशन टर्म भी बोलते हैं। इज द प्रोसेस इन थ्रू विच प्रिवेंट ऑफ एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। ये हो गया ब्लड कोगुलेशन। इट इज अ कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, थोड़ा ये कॉम्प्लेक्स होता है। एंड 12 फैक्टर of the blood coagulation which is participate during this whole process during blood coagulation। यानी कि 12 फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि हमारी बॉडी में जब कोई कट या ट्रॉमा होता है तो उसमें ये जमाने का काम करते हैं, यानी ब्लड क्लॉटिंग कराने का काम करते हैं। ये 12 फैक्टर कौन कौन से हैं उन सबका भी हम लोग नाम जानेंगे कि कौन कौन से 12 फैक्टर है जो हमारी बॉडी में इस तरह से रोल प्ले करते हैं, ठीक है। अब क्या मैकेनिज्म है, यानी कि हाउ ब्लड क्लॉटिंग टेक्स प्लेस, कैसे होता है, क्या मैकेनिज्म है इसका। तो जो ब्लड होता है, जो ब्लड फ्लूइड है, दे कंटेन्स अ प्लाज्मा एंड ग्रेन्युलर पार्ट। ब्लड फ्लूइड दे कंटेन प्लाज्मा एंड ग्रेनुलर पार्ट। दिस ग्रेनुलर पार्ट इज आल्सो कॉल्ड कॉर्पस्कल्स के नाम से भी इसे जानते हैं, बिकॉज यहाँ पे आरबीसी और डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दिस ग्रेनुलर पार्ट्स कंटेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। इन सभी चीजें कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगा? ब्लड फ्लूइड के ग्रेनुलर पार्ट्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो प्लाज्मा होगा, जो ब्लड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा, ठीक है। प्लाज्मा में क्या प्रेजेंट होगा? ब्लड न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होगा, ब्लड न्यूट्रिएंट्स होगा। So these are the parts of the blood fluid which is present in blood fluid and circulate in our whole body. That is plasma and granular part. Granular part contain RBC, WBC and platelets contain करता है। और प्लाज्मा क्या है कि it contain blood nutrients, ठीक है, ये blood nutrients contain करेगा। मैट्रिक्स बताएंगे, ठीक है। तो फिर ये ब्लड फ्लूइड हो गया, उसके बाद जो ग्रेनुलर पार्ट हो गया आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स हो गया। और प्लाज्मा में जो प्लाज्मा होता है वो स्ट्रॉ कलर्ड का होता है, स्ट्रॉ कलर्ड का होता है। और ये ब्लड का 55% जो पार्ट होता है दैट इज द प्लाज्मा, यानी कि 55% भाग जो होगा
वो हमारे ब्लड का क्या होगा, प्लाज्मा होगा। एंड आउट ऑफ दिस 55%, 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा आर वाटर, यानी कि एक 55% ब्लड जो है हमारा ब्लड में प्लाज्मा घुला हुआ है, और उस 55% में भी 90 to 92% क्या है, वाटर है, ठीक है। और रिमेनिंग 6 to 8% जो है वो हमारी बॉडी में प्रोटीन है, हमारे ब्लड में क्या है, प्रोटीन है। अब कौन कौन से प्रोटीन्स प्रेजेंट होंगे, ये 6 to 8% जो प्रोटीन होगा हमारी ब्लड में, तो कौन कौन से प्रोटीन होंगे जो कि प्रेजेंट होगा, फाइब्रिनोजेन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो फाइब्रिनोजेन क्या करेगा, ब्लड कोगुलेशन में हेल्प करेगा, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, डिफेंस मैकेनिज्म में हेल्प करेगा, और एल्ब्यूमिन जो कि ऑस्मोटिक बैलेंस बनाए हुए रखेगा, ऑस्मोटिक बैलेंस बनाकर रखेगा, ठीक है। तो these are the proteins which are present in our blood, that is fibrinogen, globulin and albumin। फाइब्रिनोजेन क्या, इसका क्या फंक्शन होगा हमारे ब्लड के अंदर, कि ब्लड का कोगुलेशन क्लॉटिंग कराने में हेल्प करेगा। ग्लोब्यूलिन का क्या फंक्शन होगा कि ये डिफेंस मैकेनिज्म में करेगा, यानी कि अगर ब्लड में कोई वायरस बैक्टीरिया आ गया उसको उसके अगेंस्ट ये काम करेगा। एल्ब्यूमिन क्या करेगा, हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर जो ऑस्मोटिक बैलेंस है उसको बरकरार रखेगा, यानी कि उसको बैलेंस में रखेगा। तो these are protein which is 6 to 8% present in the plasma part of the blood में ये present, ठीक है। अब जो 12 फैक्टर है, these are also present in the blood fluid, ये भी जो 12 फैक्टर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है पूरे ब्लड कोगुलेशन के लिए, वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो प्लाज्मा में यदि फैक्टर ना हो, जो 12 फैक्टर है, विदाउट अगर फैक्टर हो, प्लाज्मा में 12 फैक्टर होता है, कौन सा फैक्टर होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर जो प्लाज्मा होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सीरम, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सीरम। और सीरम क्या होता है, जब हमारी बॉडी में कहीं कट लग जाता है, उसके बाद जम जाता है ब्लड, देखा होगा, अब नहीं देखा होगा तो आपको एक हाथ काट के एक्सपेरिमेंट मत करिएगा, ठीक है। जब कटेगा तब देखिएगा कि जब ब्लड जम जाता है तो उसके नीचे जो है एक पिंकिश कलर का थोड़ा सा लिक्विड जो है वो आपको दिखेगा, दैट इज द सीरम, ठीक है। तो प्लाज्मा के बारे में हम लोगों ने जान लिया, और जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स है वो जान लिया, और इसी ब्लड फ्लूइड के अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होगा, कुछ मेटल्स प्रेजेंट होगा, ठीक है। कुछ मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स प्रेजेंट होगा, जैसे कि सोडियम आयन, ठीक है, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सभी चीजें भी प्रेजेंट होंगे। तो कुछ मेटल्स भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इन सभी प्रोसेस को होने के लिए, इन सभी प्रोसेस को होने के लिए एक एंजाइम है जिसका एक्टिवेट होना जरूरी है, दैट इज अ थ्रोम्बोप्लास्टिन। जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होता है तब जो है हमारी बॉडी के अंदर जो फाइब्रिनोजेन है, ये जो फाइब्रिनोजेन है, दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू अ फाइब्रिन, और जो प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोथ्रोम्बिन भी होता है हमारी बॉडी में, ठीक है, जो कि एक कोगुलेटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग फैक्टर है, दे आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन आफ्टर एक्टिवेटिंग ऑफ थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होगा तब जाकर के ये सभी चीजें एक्टिवेट होगा। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। इसको अगर नोट करना है किसी को तब तो नोट करना चाहिए। नाउ सी द ब्लड क्लॉटिंग विद स्टेप वाइज स्टेप हम लोग देखेंगे कि कैसे ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होता है, लिखा हुआ है ऊपर। तो देखो प्रोथ्रोम्बिन जो होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन के एक्टिवेशन जो होता है वो बाय टू मैकेनिज्म होता है, इट मे बी एक्सट्रिंसिक और इट मे बी इंट्रिंसिक, ठीक है। एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी हो सकता है, एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है और इंट्रिंसिक भी हो सकता है।
तो एक्सट्रिंसिक क्या होता है और इंट्रिंसिक क्या होता है? तो एक्सट्रिंसिक यानी कि जैसे हमारी बॉडी में बाहर से कट लग जाना, बाहर से कहीं से चोट लग गया, तो बाहर से कट लग गया तो ये जो हो गया एक्सटर्नल। इसके कारण जैसे बाहर से कोई कट लगा, जैसे चोट लग गया और ब्लीडिंग आने लगी, तो वैसे ही हमारी बॉडी में जो है थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का एक फैक्टर होता है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, वो एक्टिवेट होता है। और उसके एक्टिवेट होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर जो प्लेटलेट्स होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं, और वो रप्चर करने के बाद क्योंकि प्लेटलेट्स रप्चर करेंगे और उसके जब ब्लड का फ्लो होगा तो उसके साथ आरबीसी आएंगे, डब्ल्यूबीसी आएंगे, प्लेटलेट्स जो रप्चर किए हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होगा, कुछ मेटल्स होंगे, आयंस होंगे, तो ये सभी चीज़ें आ करके जो है वो जो रप्चर होगा, वो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है इस प्लाज्मा के कांटेक्ट में आएगा, और जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो बहुत सारे जितने भी फैक्टर हैं वो एक्टिवेट कर जाएंगे, और जैसे ही वो फैक्टर एक्टिवेट करेंगे वैसे ही फाइब्रोजीन फाइब्रिन में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में स्टार्ट हो जाता है, और ऐसे करके जो है फाइब्रिन का एक नेटवर्क लाइक जो है जहाँ पे भी कट होता है वहाँ पे वो जाल हो जाता है, और जैसे ही ब्लड वहाँ से फिर पासेस होता है और आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स वहाँ पे आकर के उस जाल में ट्रैप्ड हो जाता है। ट्रैप्ड होने के कारण वो थोड़ी देर के बाद एयर के कांटेक्ट में आने के बाद जम जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी बॉडी से ब्लड आना रुक जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रक्रिया कैसा था? तो ये हो गया एक्सट्रिंसिक यानी कि बाहर से कोई कट या कुछ हो तो इसके कारण जब बाहर से कोई कटिंग होगा या कोई ट्रॉमा होगा तो उस समय थ्रोम्बोप्लास्टिन का लेवल हाई हो जाएगा, और प्लाज्मा के कांटेक्ट में जब थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा तो उस समय क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगा। दूसरा है इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मैकेनिज्म क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल प्रेशर के दौरान हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स है उसका रप्चर हो जाएगा, और जैसे प्लेटलेट्स का रप्चर होने का मतलब ही होता है कहीं ना कहीं ब्लड क्लॉटिंग होगा ही होगा, तो जैसे ही प्लेटलेट्स रप्चर होगा वैसे ही क्या होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट हो जाएगा, और थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट होने के बाद ऑब्वियसली सी बात है जब वो एक्टिवेट होगा तो प्लाज्मा के कांटेक्ट में आएगा और बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर को वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का क्लॉटिंग होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड का क्लॉटिंग होगा तो इसके कारण बहुत सारे डिजीज हमारी बॉडी में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि अगर हार्ट के पास ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन के पास यदि ब्लड क्लॉटिंग हो जाए तो ब्रेन अटैक हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो इस तरह से ब्लड क्लॉटिंग हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, और बॉडी के बाहर जो होता है उसे हम एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म कहते हैं। तो जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक्टिवेशन होगा इट डिपेंड्स अपॉन कि इट इज एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। वो डिपेंड कर सकता है कि वो एक्सट्रिंसिक भी हो सकता है या फिर इंट्रिंसिक भी हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक्टिवेशन हुआ, तो ब्लड क्लॉटिंग का सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक्टिवेशन। ठीक है, अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन का एक्टिवेशन होगा। ठीक है, एक्टिवेशन होने के बाद क्या होगा कि बाकी के जो फैक्टर्स हैं इसके एक्टिवेट होने के बाद एक्टिवेट अदर क्लॉटिंग फैक्टर। इसके अलावा जो और भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं वो भी क्या होंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। तो जब ये एक्टिवेट होगा तो क्या होगा कि प्रोथ्रोम्बिन जो है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन in the presence of calcium ion, factor 5th and factor 7th। इसका भी नाम हम बताएंगे, थ्रोम्बोकाइनेस एंजाइम के प्रेजेंस। ठीक है, तो प्रोथ्रोम्बिन गेटिंग कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेस, कैल्शियम आयन, फैक्टर 5th एंड फैक्टर 7th के प्रेजेंस में। इसका भी फैक्टर 5th कौन है, फैक्टर 7th कौन है, इसका भी हम नाम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जब ये थ्रोम्बिन बन जाता है, दिस थ्रोम्बिन इज अ सॉल्युबल इन ब्लड प्लाज्मा। ये जो है ब्लड प्लाज्मा में घुला हुआ यानी घुलने वाला मटेरियल है, ये घुला हुआ फॉर्म में है। तो ये जो जितने भी फैक्टर हमारी बॉडी में यानी ब्लड में होते हैं वो सभी इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। जब तक कि हमारी बॉडी में कोई कटिंग ना हो तब तक वो एक्टिवेट नहीं होते। तो हमारी बॉडी में ये जो प्रोथ्रोम्बिन था वो किस फॉर्म में था, इनएक्टिव फॉर्म में था। जब हमारी बॉडी में कटिंग हुआ, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो चाहे वो इंट्रिंसिक हो, किसी भी कारण से हमारी बॉडी में इंजरी हुआ, तब जाके थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है एक्टिवेट हुआ, और जब ये एक्टिवेट हुआ तब सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुए, और जब ये सभी ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिवेट हुआ तो ये एंजाइम्स वगैरह जो आया फिर आया। उसके बाद तब प्रोथ्रोम्बिन जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट था लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में था।
वो इस एंजाइम के प्रेजेंस में कैल्शियम आयन इंपॉर्टेंट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेयर इज हेयर। और फैक्टर 5 और फैक्टर 7 के प्रेजेंस में ये थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो गया। जो थ्रोम्बिन हो गया ये अब क्या हो गया, एक्टिव हो गया। पहले ये इनएक्टिव था, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद ये जो थ्रोम्बिन होता है ये सॉल्यूबल होता है ब्लड प्लाज्मा में एंड इट वर्क एज अ कैटलिस्ट टू एनहांस या टू कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजेन टू फाइब्रिन। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन एंजाइम के प्रेजेंस, जब ये थ्रोम्बिन बन गया अब ये थ्रोम्बिन के प्रेजेंस में फाइब्रिनोजेन जो है दे आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिन में ये कन्वर्ट हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ इट्स थ्रोम्बिन। तो ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, इस कन्वर्जन के लिए, फॉर दिस कन्वर्जन रिक्वायरमेंट ऑफ थ्रोम्बिन, इस कन्वर्जन के लिए क्या हमें चाहिए, थ्रोम्बिन चाहिए। और थ्रोम्बिन हमें कब मिलेगा, जब हमें थ्रोम्बोकाइनेज मिलेगा, कैल्शियम आयन मिलेगा और फैक्टर 5 और फैक्टर 7 मिलेगा। और ये फैक्टर 5 कब मिलेगा, फैक्टर 7 कब मिलेगा, जबकि थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिवेट ना हो। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये मिलेगा, और जब ये मिलेगा हमें तो देन फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन। तो अब ये जो फाइब्रिन बन गया ये सॉल्यूबल फॉर्म था, ये फाइब्रिनोजेन भी सॉल्यूबल फॉर्म है और ये इनएक्टिव फॉर्म है, ठीक है। लेकिन ये हो गया क्या, एक्टिव फॉर्म, और ये इनसॉल्यूबल है, ये घुलता नहीं है। इसीलिए देखा होगा कि बॉडी के बाहर जहाँ भी कट होता है ऊपर में एक रफ सा स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जिसको कि क्या बोलते हैं हिंदी में, ऐसे करके मतलब अलगा दो तो वो स्किन के थ्रू अलग जाएगा और काफी दर्द भी होगा, ऐसा कोशिश ना। हाँ ठीक है, तो फाइब्रिन जो है ये, अब ये फाइब्रिन क्या करेगा, मान लो यहाँ पे कटिंग हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ पे किसी का हैंड है, इसको कट हो गया, तो ये फाइब्रिन इस तरीके का नेटवर्क बनाएगा। ये पार्ट कट हो गया था, ठीक है, ये इस तरह का ये नेटवर्क बनाएगा, एक जाल समझ लो, ठीक है। तो कटने के बाद यही फाइब्रिन क्या करेगा, यहाँ पे एक जाल बनाया, ठीक है। अब ये जो जाल बन चुका है, तो जाल बनने के बाद अब ब्लड का फ्लो तो होना ही है, ब्लड का फ्लो होगा, तो ब्लड का फ्लो होगा और यहाँ पे कटा हुआ है तो इसके थ्रू ब्लड बाहर आएगा। तो ब्लड बाहर आएगा, जैसे ऐसे समझो कि हमने क्या किया कि बालू ले लिया, ठीक है, एक छोटा सा पत्थर लिया, छोटा छोटा कंकर लिया और उसके अलावा थोड़ा बड़ा बड़ा कंकर लिया, ठीक है। इन तीनों को हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद क्या किया कि इसमें जो हम लोग एक बाल्टी लिया, उसमें पानी भी डाला, तो पानी भी डाला, हम डाल रहे हैं, तो क्या होगा कि जब तक पानी है वो बाहर चला आएगा, लेकिन जैसे ही वो गिट्टी बालू कंकर हम छन्नी पे जाएगा तो क्या उसके बाद जो है वो छन्नी का जो पोर्स है वो बंद हो जाएगा कि नहीं होगा, बंद होगा ना। जैसे कि चाय पत्ती में चाय छानते हैं, और चाय छानने के बाद क्या होता है कि चाय पत्ती जब उसमें पूरा भर जाता है उसके बाद चाय उससे नहीं गिरता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में गिरेगा। तो वैसे ही ये भी एक छन्नी की तरह है, हो जाता है। और इसके जब ब्लड इसके थ्रू बाहर आएगा तो ब्लड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होता है, WBC है, RBC है, प्लेटलेट्स है, मेटल्स है, आयंस है। तो जैसे ही ब्लड इससे जो बाहर होगा तो वो सभी मटेरियल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो आएगा तो मान लो RBC होता है, RBC बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है ना RBC का, ठीक है, इस तरह से डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है ना RBC का। तो ये इस तरह से आएगा तो ये इसमें ट्रैप हो जाएगा, ऐसे करके देखो ये ऐसे क्या हो रहा है, इसमें ट्रैप हो जा रहा है, इस तरह से इसमें ट्रैप हो जा रहा है। तो ट्रैप होने के बाद क्या हो रहा है कि जो ये जाली था ये क्या हो जा रहा है, फिल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, भर जा रहा है ये। तो भर जाने के बाद क्या हुआ कि अब जितना ब्लड यहाँ से आना था ये आ चुका है, और ये क्या हुआ, ब्लड के अंदर का जो भी मटेरियल था वो इसके अंदर ट्रैप्ड हो गया। ट्रैप्ड होने के बाद जितने भी पोर्स थे वो यहाँ पे बंद हो गया, और पोर्स बंद होने के बाद जो है यहाँ पे खट्टी, जिसको बोलते हैं ना, खट्टी जैसा जम गया, ठीक है, देहाती भाषा में। हाँ, तो ये जम गया, जमने के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ से ब्लड का आना रुक गया और ये ऊपर ब्लैक कलर का हो जाता है, ठीक है, जहाँ पे भी घाव होगा वो ब्लैक कलर का हो जाएगा। और ब्लैक कलर का होने का, हंसी की बात क्या आ रही है, ठीक है, तो ब्लैक कलर का होने के बाद ये इसके अंदर जब देखोगे तो थोड़ा थोड़ा सा मतलब फ्लूइड यहाँ पे दिखेगा तुम्हें, जो कि लाइटली पिंकिश कलर का होगा, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे, सीरम कहेंगे, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, सीरम कहेंगे। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड का क्लॉटिंग होता है। Now see the which 12 factors which are participate in the whole protein population.